Good morning, students. Today in the class we will study the basic sampling techniques. Means what are the basics of the sampling techniques and what are the basic terminology used in this and the simple techniques which we use in our day-to-day life. So let us start our class. First of all, the idea of sampling. What do you mean by sampling? This is very old technique which we are using from very previous time. For जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा एक भी दिन नहीं है जहाँ पर हम अपना सैम्पलिंग टेक्निक के यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेदर द राइस इज़ कुकड और नॉट, इसमें हम कैसे पूछे, अगर जब हम राइस कुक करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्यू ग्रेन्स लेकर के चेक करते हैं कि वेदर द होल पॉट इज नाइसली कुकड और नॉट. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग. Another example is blood test. We take a sample of the blood and diagnose about any disease of the body. So basically sampling क्या है, मतलब mainly on the basis of sample study we can predict and generalize the behavior of the population. मीन्स थोड़े सैम्पल के बेसिस में पूरा पॉपुलेशन हमारा क्या बताना चाहता है वो हम देखते हैं. अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं, तो हम सबसे पहले सारे बेसिक टर्म्स डील कर लेंगे कि सारे टर्म्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज़ द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन about which certain information is required. मीन्स ऐसा जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है. टोटल यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स under that is known as population. And the sample is the subset of the population. For example, अगर हमें अपने यूनिवर्सिटी के कोई सर्वे करना है, जैसे स्टूडेंट्स पे करना है, तो हमारी यूनिवर्सिटी के टोटल स्टूडेंट जो होंगे दैट इज़ द पॉपुलेशन. एंड उसमें से अगर हम जैसे मान लो हमें अब स्टूडेंट का एवरेज हाइट बताना है और हमें क्या है, हमें विद इन 1 डे बताना है, और हमारे पास क्या है, मान लो 2000 स्टूडेंट है, तो एक दिन में हम 2000 स्टूडेंट्स का हम क्या करेंगे, हम सैम्पल्स जो एक एक स्टूडेंट का तो लेंगे नहीं, अब हमें एक कम टाइम में बताना है, तो हम क्या करेंगे, उस 2000 स्टूडेंट्स में से मान लो हम 100 सैम्पल्स सेलेक्ट कर लेंगे. सैम्पल्स क्या होंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. उन्हीं पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल्स सेलेक्ट करेंगे और उन सिर्फ 100 सैम्पल्स का हम क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट्स का हम हाइट मेजर करेंगे और हम क्या बोलेंगे कि इसमें दिस इज़ द approximate height, average height of the whole population, means average height of the whole of the overall students. So it is clear what is population and what is sample. Next important इसका term use होता है, that is the sampling unit. Sampling unit is क्या होता है, it is the smallest part which cannot be further subdivided. मीन्स जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक मान लो हमें पूरे बिहार के स्टूडेंट्स का अगर हमें चेक करना है, तो हम बिहार के स्टूडेंट्स में से हम डिफरेंट कॉलेज, पहले हम क्या करेंगे, एक एक कॉलेज तो नहीं लेंगे, सबसे पहले हम कुछ कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, फिर उन कॉलेज में से हम क्या करेंगे, यूनिट्स सेलेक्ट करेंगे, मीन्स स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे. तो फर्स्ट इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हम उसको फर्दर सब डिवाइड कर रहे हैं. तो कॉलेज इज नॉट द सैम्पलिंग यूनिट जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज द सैम्पलिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. नेक्स्ट हम आते हैं सैम्पल साइज पे. इट इज़ क्लियर, इसके टर्म से ही क्लियर हो रहा है. सैम्पल साइज मीन्स द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैम्पल. जैसे हम पॉपुलेशन में से सैम्पल जो सेलेक्ट कर रहे हैं उस सैम्पल में से कितने यूनिट्स हैं, दैट इज द सैम्पल साइज. नेक्स्ट इज द सैम्पलिंग फ्रेम.
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सैम्पलिंग में। सैम्पलिंग फ्रेम इज द लिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हमें पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि हम कैसे करेंगे कि हम किसे सेलेक्ट करना है। हमारे पास क्या होना चाहिए? चाहे तो सारे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए या रोल नंबर होना चाहिए, कुछ हमारे पास लिस्ट होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। उसी लिस्ट को या उस लिस्ट को जिसमें हमारे पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, दैट इज द सैम्पलिंग फ्रेम। एंड किसी भी सैंपल ड्रॉ करने के लिए हमारा सैम्पलिंग फ्रेम का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना सैम्पलिंग फ्रेम के हमें पता ही नहीं चलेगा, हम अब सही अच्छा सैंपल हम चूज ही नहीं कर सकते हैं। अब हमारा सैंपल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि सैंपल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। मीन्स ऐसा नहीं कि हमारा पॉपुलेशन ओवरऑल जैसा है तो हमारा सैंपल्स भी हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन को दर्शाना चाहिए। जैसे अगर कुछ हेट्रोजिनिटी है पॉपुलेशन में, तो हमारे सैंपल्स भी हमें इसी तरह से सेलेक्ट करना है कि हमारे सैंपल्स में भी हेट्रोजिनिटी मेंटेन हो। नेक्स्ट इज द सेंसस। एक तो होता है सैंपल सर्वे, दूसरा क्या होता है, एक सेंसस सर्वे बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एनुमरेशन। सेंसस स्टडी क्या है? इफ द एंटायर पॉपुलेशन is under study, means in our study we select each and every individual of the population। मीन्स इसमें हम कोई अलग से सैम्पल्स ड्रॉ नहीं करते हैं। अगर मेरे टोटल पॉपुलेशन में जितने यूनिट्स हैं, हमको हर एक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से हमें डेटा कलेक्ट करना है, दैट इज द सेंसस सर्वे, और इन अदर वर्ड्स वी से दैट कंप्लीट एनुमरेशन। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हमारा सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग थ्योरी में these are the some important terms which we must know। नेक्स्ट आते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी सैम्पलिंग की, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सैम्पलिंग। अब जैसे अगर हम बोले कि जैसे अभी मैंने बताया कंप्लीट एनुमरेशन इन विच ईच एंड एवरी यूनिट इज सैम्पल्ड, तो complete enumeration is practically impossible when the population is very large or we can say infinite। जब मेरा population बहुत ही बड़ा होगा तो each and every individual का data collect करना practically impossible हो जाता है। तब हमें क्या करना होगा? हमें sampling पे ही आना पड़ेगा। दूसरा क्या है? when the results are required in a short time। अब हमारे पास क्या ज़्यादा टाइम नहीं है, अब हमें कम टाइम में हमें रिजल्ट देना है, तो हम पूरे पॉपुलेशन को हम ना कंसिडर ना कर करके उसमें से हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे और सैंपल के बेसिस पे हम बताएंगे दिस इज द एस्टिमेटेड पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या है? जब हमारा क्या होता है, सैंपल्स आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। मीन्स जब हमें टेस्टिंग में हमारा क्या हो जाता है, सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस केस में हम कितने एक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का तो हम कर ही नहीं सकते। जैसे जैसे हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सैम्पलिंग के टेस्ट में वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ऑफ बल्ब और CFL और एनीथिंग, इसकी हम टेस्ट कैसे करते हैं? एक बल्ब को हम ऑन कर करके तब तक रख, जैसे इसकी शेल्फ लाइफ अगर हमें पता करनी है कि इस बल्ब की शेल्फ लाइफ कितनी है, तो हम कैसे पता करते हैं कि हम उस बल्ब को जला कर करके ऑन करके रख देते हैं तब तक कि जब तक वो फ्यूज़ ना हो जाए। तो हमारा क्या हो रहा है, एक सैंपल को उसका शेल्फ लाइफ डिसाइड करने में क्या हो रहा है, हमारा बल्ब फ्यूज़ हो जा रहा है। मीन्स सैंपल इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। इसमें ऑब्वियसली हमारा कोई लॉट है, उसका हमें शेल्फ लाइफ पता करना है, तो हम सैम्पलिंग में ही जाएंगे। नेक्स्ट, व्हेन द एरिया ऑफ सर्वे इज वाइड और वेरी लार्ज। जब हमारा एरिया ऑफ सर्वे बहुत बड़ा रहता है तो भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गो फॉर द कंप्लीट एनुमरेशन। तो हम उस केस में भी क्या करते हैं, वी ऑब्वियसली गो फॉर द सैम्पलिंग टेक्निक। और एक और क्या है कि व्हेन रिसोर्सेज फॉर सर्वे आर लिमिटेड पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी एंड ट्रेन्ड पर्सन।
अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं है या उतनी ट्रेंड, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कि किसी को भी हम बोल देंगे कि जाके सैम्पल्स कलेक्ट करके ले आओ, तो उसको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास मनी की, टाइम की कमी है, मनी की कमी है, ट्रेंड पर्सन की कमी है, तो हम क्या करेंगे, पूरे पॉपुलेशन को ना सर्वे करके हम सैम्पलिंग पे ही जाते हैं। अब ये क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर सैम्पलिंग, जब भी हम सैम्पलिंग की बात करेंगे तो हमेशा उसमें एरर इंक्लूड होगा, लेकिन क्या है कि अगर मेरा पॉपुलेशन, हम होल पॉपुलेशन की के बेसिस पे अगर कुछ पॉपुलेशन के पैरामीटर बता रहे हैं, वो तो एग्जैक्ट है, वो फिक्स है कि अगर पूरे पॉपुलेशन का ले रहे हैं। जैसे ही हम सैंपल के बेसिस पे बता रहे हैं तो उसमें कुछ एरर है, लेकिन वो एरर क्या, अगर मेरा कम टाइम लग रहा है, कम पैसा लग रहा है, जल्दी काम हो जा रहा है, तो इसमें इसके बेसिस पे अगर थोड़ा सा एरर भी इंक्लूड हो जा रहा है तो हम उसको हम बर्दाश्त करके, हम ये बोल सकते हैं, उसे हम अपने रिजल्ट में इंक्लूड कर करके इसको हम प्रायोरिटी देंगे कि देते हैं कि मेरे कम पैसे लग रहे हैं, कम टाइम में मेरा काम हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल, देयर आर टू मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सैंपल। किसी भी पॉपुलेशन से हम जब सैंपल ड्रॉ करते हैं या उसके कोई कंक्लूजन बताते हैं पॉपुलेशन का, तो टू मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, the samples should be true representative of the population. That means it should have all the characteristics of the population. For example, मान लो हम अपने कॉलेज BAU का कुछ सर्वे कर रहे हैं, स्टूडेंट का सर्वे कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स में यहाँ पर क्या है, PG के भी स्टूडेंट है, PhD के भी है और अंडर ग्रेजुएट के भी हैं। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे PhD के स्टूडेंट कम है तो अब हमें ओवरऑल स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताना है, तो हमारे पॉपुलेशन में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो हमारे सैंपल में भी क्या होने चाहिए, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है इंक्लूड होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट BSc के होने चाहिए, कुछ MSc के होने चाहिए, कुछ PhD के। ऐसे नहीं कि PhD के स्टूडेंट कम है तो उन्हें हम एक्सक्लूड करते हैं। जैसा हमारा पॉपुलेशन है उसी का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हमारा सैंपल होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा क्या है, द सैंपल साइज शुड बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मीन्स क्या है, जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाएंगे, कि जितना ज़्यादा सैंपल लेंगे उतना हमारा बेटर रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर हम, मेरे पास 100 पॉपुलेशन साइज 100 है, उसमें से मान लो हम 20 सैंपल्स ले रहे हैं, एक दूसरा केस है 100 में से मान लो हम 5 ही सैंपल्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो 20 सैंपल्स होंगे वो बेटर रिजल्ट देंगे एज कम्पेयर टू 5 सैंपल्स। लेकिन अब ये है कि हम जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाएंगे हमारा क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है कि हम कॉस्ट एंड द सैंपल साइज, इन दोनों का हमें ऑप्टिमम लेना है। ऐसा भी नहीं कि हम इतने कम सैंपल ले लें कि मेरा रिजल्ट अच्छा ना आए, और इतना ज़्यादा भी ना सैंपल इंक्लूड कर ले कि हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाए। तो कॉस्ट और सैंपल साइज को हमें ऑप्टिमाइज करना है कि हमें कितना सैंपल्स सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। Sampling is broadly classified into two groups: probabilistic sampling and non-probabilistic sampling. Probabilistic sampling क्या होता है? Probabilistic sampling means that sampling in which each and every individual sample has some probability of inclusion. हर एक जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसकी कोई फिक्स प्रोबेबिलिटी है कि इसको इंक्लूड होने की कितना चांसेस है। मतलब दिस इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ सैम्पलिंग, वी कैन से द प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्या है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं है, हम अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं, एंड दिस इज द नॉन साइंटिफिक मेथड। प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के अंदर ब्रॉडली कौन कौन से आते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक में क्या आता है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पल्स के बेसिक्स हम यहाँ पर डील करेंगे, फिर नेक्स्ट
क्लास में आगे हर एक सैम्पल मीन्स हर एक प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पल मीन्स SRS हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया, इसको हम डिटेल में फिर हम कवर करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक, इसका बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है इस क्लास में, बस मैं यही बताने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट वन इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और SRS। इसका बेसिक सबसे इसका क्या होता है, हियर ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस और प्रोबेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल। Just wait. ओके, तो क्या है, ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ इक्वल चांस। ये हर एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ये बेसिक क्राइटेरिया होता है कि हर एक, जैसे मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उसमें से हमें एक हर एक की चांस क्या होगा, 1/n। मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी इंक्लूड होने की, फर्स्ट स्टूडेंट की भी क्या होगी 1/10, सेकेंड स्टूडेंट की भी क्या होगी 1/10। हर एक स्टूडेंट की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, हर एक स्टूडेंट की 1/10। तो अब ये है कि ये सैम्पलिंग हम कब अडॉप्ट करते हैं, दिस इज द सिचुएशन व्हेन दिस सैम्पलिंग स्कीम कैन बी डन। फर्स्ट इसका क्या क्राइटेरिया है, व्हेन द सैम्पलिंग फ्रेम इज अवेलेबल। इसमें जब तक सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं होगा, अगर अवेलेबल होगा तभी हम SRS लगा सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो वी विल नॉट गो फॉर दिस सैम्पलिंग स्कीम। दूसरा क्या है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, व्हेन द पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड होमोजीनियस। मतलब ये सैम्पलिंग टेक्निक हम कब लगाते हैं, व्हेन आवर पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स कोई हेट्रोजिनिटी नहीं है, पूरा पॉपुलेशन क्या है, एक ही तरह का है, और छोटा पॉपुलेशन है, क्योंकि हम होमोजिनिटी बहुत बड़े पॉपुलेशन में हम मेंटेन भी नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम होमोजीनियस पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम स्मॉल पॉपुलेशन की बात करेंगे। SRS इज अप्लाइड ओनली when our population is homogeneous and the units should be readily available। जैसे जो भी यूनिट्स हमें जहाँ से डेटा कलेक्ट करना है वो हमारा रेडली अवेलेबल हो, तभी हम ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, इसका क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हमारा पूरा सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम है, अब हमारा पॉपुलेशन साइज क्या है, उससे हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितने सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे 100 सैम्पल पॉपुलेशन साइज है, तो उसमें से हमें कितना, हमारे कॉस्ट के हिसाब से, हमारे टाइम के हिसाब से हम कितना 15 सैम्पल लेंगे, 20 लेंगे, 25 लेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम एज वेल एज कॉस्ट इन्वॉल्व। अब क्या है, अब जैसे क्या है, टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैम्पल्स। अब थर्ड क्या है, हम रैंडमली, अब हमें ये हो गया कि हमें 100 में से मान लो 20 सैम्पल सेलेक्ट करना है। अब वो 20 हम रैंडमली हमें निकालना है। अब रैंडमली कैसे निकालेंगे, इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज द लॉटरी मेथड, जो आप लोग सबको पता है। लॉटरी मेथड क्या होता है, हमें किसी बाउल में एक हर एक, जैसे सैम्पलिंग फ्रेम, अब हमारा 1 to 100 स्टूडेंट्स है, इसका 1 to 100 तक का हमारा कुछ मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, जो भी 1 to 100 का हम एक चीट बना लेंगे और एक बाउल में रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम सारे चीट्स जो क्या होते हैं आइडेंटिकल होने चाहिए, बाहर से कोई हमें कोई ऐसा कलर मार्क या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर, ये कोई बाइसनेस मेरा उसमें आ जाए। तो हम उसमें क्या करेंगे, चीट बाउल में चीट डालेंगे और रैंडमली एक के बाद एक 10 चीट लेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट्स होंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल। दिस इज द मोस्ट बेसिक मेथड। और दूसरा है रैंडम नंबर टेबल मेथड। रैंडम नंबर टेबल क्या होता है, इसमें कुछ वर्ड रोज एंड कॉलम्स में रैंडम नंबर्स लिखे होते हैं। अब हमारे कितने
पॉपुलेशन साइज है या उसके से हमें कितने सैम्पल्स ड्रॉ करना है, उस हिसाब से हम कुछ रोज़ या कॉलम्स सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से कुछ जो भी रैंडम नंबर हमारा पिक होता है उस हिसाब से हम 1 to 100 के बीच में हम अपने सैम्पल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये रैंडम नंबर टेबल का पूरा डिटेल में कैसे हम सेलेक्ट करते हैं वो एक अलग क्लास में आप लोगों को बता देंगे। अब जैसे ये पिक्टोरियल डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर जैसे यहाँ पर कैपिटल N 30 है मीन्स पॉपुलेशन साइज 30, हम हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर को कैपिटल लेटर्स से और सैम्पल्स के चीज़ों को स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू 30 मीन्स पॉपुलेशन साइज इज इक्वल्स टू 30 और स्मॉल n इज इक्वल्स टू 10 मीन्स इसमें से हमें क्या करने हैं 10 सैम्पल ड्रॉ करने हैं। अब ये देखिए 1 से लेके 30 तक कुछ यहाँ पर कुछ जैसे देखिए यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स अगर मान लो हम सपोज कर लेते हैं तो इसमें से हम रैंडमली ले रहे हैं तो इसमें से कितने 3rd है, 5th है, 9th है, 11th है, इस तरह से कुछ रैंडमली हमारा डेटा हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ये 3rd है, 9th है, 19th है, ये क्या हो सकता है हम लॉटरी सिस्टम से हमारा ये सारे नंबर्स आए हैं। तो ये क्या है, बस ये बताने की कोशिश है कि हम अनबाइज्ड वे में हम सैम्पल्स ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट इज द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। In this sampling scheme also, it can be applied only when the complete list or complete sampling frame is available with us. अब इसका mainly क्या है, we obtain by selecting one unit and at random and choosing additional unit at equally spaced interval until the desired number of observations are selected. जैसे आप देखते हो कि हमेशा फॉरेस्ट में या कुछ ट्रीज में क्या होता है, कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। वो क्या होता है जनरली फॉरेस्ट सर्वे में हम या किसी मॉल्स वगैरह में कि कितने पर्सन आ रहे हैं या कुछ कितने पर्सन आ रहे हैं उसके बेसिस पे हमें कुछ सैम्पलिंग करनी, तो इस तरह के केस में हम क्या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं। अब क्या जैसे फॉरेस्ट सर्वे में क्या है, हमारे पास कुछ टिम्बर का कितना हार्वेस्ट होगा इसको हमें करना है, तो पहले हमें पता करना है कि इस पूरे इसमें से कितना टिम्बर हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, या कुछ और भी ट्रीज से रिलेटेड कुछ सर्वे है। तो हम क्या करते हैं, पूरे जो ट्रीज हैं इसको 1 से लेकर n तक उसकी नंबरिंग कर देते हैं। जो आप फॉरेस्ट में देखते हैं नंबरिंग, वो ये इसी नंबरिंग का होता है। 1 से लेकर के n तक नंबरिंग कर देते हैं उसके बाद से डिसाइड करते हैं कि कितने हमें सैम्पल्स इसमें से ड्रॉ करने हैं। जैसे मान लो हमारे पास 50 ट्रीज हैं एक फॉरेस्ट में, तो हम उसकी नंबरिंग कर दिए 1 to 50, कैपिटल N is 50। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इसमें से 5 सैम्पल्स लेना है, स्मॉल n इज इक्वल्स टू 5, तो 50 में से 5 सैम्पल्स लेना है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले सैम्पलिंग फ्रैक्शन निकालना होगा। सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय k एंड k इज इक्वल्स टू capital N by small n, means 50 divided by 5 means 10. Here k is equals to 10. तो हम क्या करेंगे, randomly select an integer between 1 to kth means 1 to 10। हम क्या करेंगे, 1 to 10 के बीच में एक रैंडम नंबर खुद से सेलेक्ट करेंगे, रैंडमली कोई नंबर। मान लो अगर हम 1 से 10 के बीच में 5th नंबर हमारा सेलेक्ट हुआ है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इक्वल स्पेस के अलावा 5 के बाद क्या 15th, 25th, 35th एंड 45th जो सैम्पल होगा वो ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट सैम्पल सेलेक्ट करना है, बाकी 4 सैम्पल जो है वो ऑटोमेटिक हमारे सैम्पल में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे 1 से 10 के बीच में मान लो हम 7th सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या होंगे, 7 के बाद 17, 27, 37 एंड 47। इस तरह की जो सैम्पलिंग स्कीम होती है दिस इज नोन एज सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। जैसे देखो यहाँ पर कुछ किसी घर का अगर हमें सर्वे करना है, एक तरह के रो हाउस है, तो हम इसमें से क्या कर रहे हैं 150
घर है जिसमें से हमें क्या करना है, 15 सैम्पल्स लेना है। तो यहाँ पर k कितना हो जाएगा, कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n, 150 बाई 15 मीन्स 10। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 1 से 10 के बीच में एक रैंडमली कोई घर सेलेक्ट करना है, बाकी कौन कौन से घर हमें सेलेक्ट करना है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, थर्ड सेलेक्ट किया है, तो थर्ड के बाद क्या हो जाएगा, 13, 23, 33, 43 लाइक दिस। क्लियर है? नेक्स्ट इज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग क्या होता है, व्हेन द पॉपुलेशन इज heterogeneous with respect to the character under study। ये population, ये हम कब यूज़ करते हैं, when our population is not homogeneous। means क्या, when our population is heterogeneous then we go for the stratified random sampling। इसमें से हम क्या करते हैं, the complete population is divided into homogeneous subgroups and that subgroups is known as strata and then a stratified sample is obtained independently। जैसे क्या है कि हमारे टोटल पॉपुलेशन को हम क्या कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हम क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस स्ट्रेटा में डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद हमें क्या करना, हर एक स्ट्रेटा से रैंडमली कुछ सैंपल्स सेलेक्ट करने हैं। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जैसे स्ट्रेटा जो है हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस में हम स्ट्रेटा डिवाइड कर रहे हैं, तो विद इन स्ट्रेटा इट इज होमोजीनियस एंड बिटवीन स्ट्रेटा इट इज हेट्रोजीनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्या इसमें पॉइंट है कि हमें हर एक स्ट्रेटा से सैंपल सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक स्ट्रेटा हम छोड़ दिए हैं या उसको नेग्लेक्ट कर, ये छोटा स्ट्रेटा है तो हम उसे छोड़ दिए, ऐसा नहीं। जितने भी हम अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड किए, हम हर एक स्ट्रेटा से हमें सैंपल सेलेक्ट करना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल थे कि ये एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, जैसे यूनिवर्सिटी के अगर हम स्टाफ इस यूनिवर्सिटी में इसमें ये हमारा पॉपुलेशन है, इसमें देखो एक ऑरेंज, एक ब्राउन और एक ग्रे टाइप के 3 अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये तीनों तरह से मिक्स्ड है। मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि 3 टाइप के हैं। स्टाफ है, मीन्स एक ऑरेंज है जिसे हम स्टाफ बोल रहे हैं, एक ब्राउन है जिसे हम पीजी स्टूडेंट बोल रहे हैं और एक ग्रे कलर है जिसे हम अदर्स बोल रहे हैं, स्टाफ और पीजी स्टूडेंट के अलावा और कोई थर्ड कैटेगरी। तो ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल जितने सैंपल्स हैं यहाँ पर इसको हम एक स्ट्रेटा, फर्स्ट स्ट्रेटा किसका है, स्टाफ का है। सेकंड स्ट्रेटा किसका है, जिसमें क्या है, पीजी स्टूडेंट्स का है। सेकंड स्ट्रेटा पीजी स्टूडेंट्स का है। थर्ड स्ट्रेटा क्या है, ये अदर्स का। अब देखो ये फर्स्ट स्ट्रेटा है, इसमें क्या है, सिर्फ एक तरह के स्टूडेंट है, सिर्फ पीजी स्टूडेंट है। मींस फर्स्ट स्ट्रेटा इज होमोजीनियस विद इन देमसेल्फ, सेकेंड स्ट्रेटा इज ऑल्सो होमोजीनियस विद इन देमसेल्फ, बट बिटवीन स्ट्रेटा इट इज हेट्रोजीनियस। फर्स्ट स्ट्रेटा और सेकेंड स्ट्रेटा आपस में एक तरह का नहीं है, देयर इज सम डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें हर स्ट्रेटा से सैंपल्स सेलेक्ट करना है। जैसे हम फर्स्ट स्ट्रेटा, जैसे यहाँ पर से हम क्या किए हैं, इसमें फर्स्ट स्ट्रेटा से यहाँ पर कुछ सैंपल्स हम ले रहे हैं, सेकंड स्ट्रेटा से ले रहे हैं, थर्ड स्ट्रेटा से ले रहे हैं। अब इसमें भी अलग से जब हम डिटेल में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे इसके भी 4 अलग अलग टाइप होते हैं कि हम कैसे एलोकेट कर रहे हैं। एक इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, नेम एंड एलोकेशन एंड ऑप्टिमम एलोकेशन होता है। ये आपको डिटेल में जब हम स्ट्रेटिफाइड पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इसमें हमने इक्वल एलोकेशन को डिनोट किया है। मीन्स फर्स्ट स्ट्रेटा से भी हमने 4 सैंपल्स लिया है, सेकेंड स्ट्रेटा से भी 4, थर्ड स्ट्रेटा से भी 4। मीन्स हर एक स्ट्रेटा से हम इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स ले रहे हैं। दिस इज इक्वल एलोकेशन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट दूसरा क्या है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन। जैसे देखिए फर्स्ट स्ट्रेटा क्या है, वो हमें दिख रहा है सबसे बड़ा है,
सेकेंड उससे छोटा है, थर्ड स्ट्रेटा उससे भी छोटा है, तो हम बड़े स्ट्रेटा से ज़्यादा नंबर ऑफ सैम्पल्स लेंगे। मीन्स प्रोपोर्शनल मीन्स स्मॉल n इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। मीन्स सैम्पल्स जितने बड़े स्ट्रेटा होंगे उतने बड़े सैम्पल्स लेंगे, छोटे स्ट्रेटा होंगे तो छोटे से। जैसे फर्स्ट बड़ा है, इससे ज़्यादा सैम्पल्स आए हैं, सेकेंड इससे थोड़ा छोटा है तो इससे कम आए हैं, थर्ड सबसे छोटा है तो इससे सिर्फ 2 ही सैम्पल्स आए हैं। दिस इज द प्रोपोर्शनल एलोकेशन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। एक और एग्जाम्पल है, जैसे इसमें हम 2 स्ट्रेटा में, जैसे कोई पॉपुलेशन है मेन वुमेन का, तो इसको हम 2 अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड कर देंगे, सम मेन का एंड वुमेन का। उसके बाद हम अपना वुमेन से अलग सैम्पल्स ड्रॉ करेंगे, मेन से अलग सैम्पल्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग बहुत एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें बेसिक डिफरेंस है। ये भी सैम्पलिंग हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन आवर पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस। और इसमें एक और क्या है, व्हेन द सैम्पलिंग फ्रेम इज़ नॉट कम्प्लीटली अवेलेबल देन ऑल्सो वी कैन यूज़ दिस सैम्पलिंग टेक्निक। जैसे स्ट्रेटिफाइड में हमारा क्या है, हमारा कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम की हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर हमारा पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है और कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम अगर हमारा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग पे जाएंगे। इसमें क्या है, हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हम हेट्रोजीनियस क्लस्टर्स में ही डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि पूरा का पूरा क्लस्टर को पिक कर लेते हैं एज अ सैम्पलिंग यूनिट। जैसे इसमें क्या है, हेट्रोजीनियस स्ट्रेटा इज डिवाइडेड इनटू हेट्रोजीनियस क्लस्टर। स्ट्रेटिफाइड में क्या था, हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस स्ट्रेटा में किए थे, लेकिन यहाँ पर तो उसमें क्या था, विद इन स्ट्रेटा इट इज होमोजीनियस एंड बिटवीन स्ट्रेटा इट इज हेट्रोजीनियस। यहाँ पर जस्ट उसका रिवर्स है, विद इन क्लस्टर इट इज होमोजीनियस, within cluster it is heterogeneous and between cluster it is homogeneous। मीन्स फर्स्ट क्लस्टर जिस तरह का है, सेकेंड फर्स्ट हेट्रोजीनियस है, सेकेंड भी हेट्रोजीनियस है, थर्ड फोर्थ जितने भी। और हम क्या करेंगे, मान लो हमने टोटल पॉपुलेशन को 10 क्लस्टर में डिवाइड किया है। अब इस क्लस्टर में से हम क्या करेंगे, जैसे 100 हमारा पॉपुलेशन है, इसमें से हम 10 हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। अब इसमें से 10 में से मान लो हम 3 क्लस्टर्स पिक कर रहे हैं, तो मान लो हम फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवन्थ क्लस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट पूरा का पूरा क्लस्टर पिक करेंगे। फर्स्ट क्लस्टर में से अगर मान लो 10 यूनिट्स है तो 10 के 10 पूरे आएंगे, फिफ्थ में से जो 10 है 10 के 10 पूरे आएंगे, और सेवन्थ में से जो 10 है 10 के 10 पूरे आएंगे। अब सेकेंड में क्या है, थर्ड में क्या है कौन से यूनिट्स हैं हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ जो हम क्लस्टर पिक कर रहे हैं उसे पूरा का पूरा हम क्लस्टर को ट्रीट करेंगे एज अ सैम्पलिंग यूनिट। और जैसे इसमें क्या है, ऑब्टेन द सेलेक्टिंग क्लस्टर फ्रॉम पॉपुलेशन ऑन द basis of SRS, and from the selected cluster each and every unit is included in the study। मीन्स पूरा का पूरा क्लस्टर को हम अपने स्टडी में पिक कर लेंगे। एग्जाम्पल इससे देख सकते हैं कि हमारा ये जो है टोटल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जैसे 12 यूनिट्स हैं, इसको हम इसमें क्या डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 6 क्लस्टर्स में डिवाइड किए हैं। इन 6 क्लस्टर्स में से हम 2 क्लस्टर पिक कर रहे हैं, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ थर्ड एंड 6 क्लस्टर। तो थर्ड क्लस्टर में से ये जो 2 यूनिट्स है, दोनों के दोनों यूनिट्स कम्प्लीटली हम पिक करेंगे। और यहाँ पर सिक्स्थ जो क्लस्टर है ये इसमें से नहीं कि इसमें से हम एक यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें से अगर हम ये क्लस्टर पिक कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्लस्टर हमारा सेलेक्ट होगा। तो पूरे पॉपुलेशन में से सैंपल्स में से 2 क्लस्टर्स हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है, स्ट्रेटिफाइड में within strata it is homogeneous and between strata it is heterogeneous, but in cluster within strata it is heterogeneous and between strata within cluster it is heterogeneous and between cluster it is homogeneous।
अब इसी का एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं कि हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग का ही, जैसे हम क्या है इसका एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जैसे इन मल्टी स्टेज प्रोसीजर कैरीज आउट इन सेवरल स्टेजेस यूजिंग सिंपल रैंडम टेक्निक्स। अब जैसे क्या है कि हमारा पूरे बिहार का हमें सर्वे करना है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारा पॉपुलेशन क्या है, बिहार है, तो सबसे पहले हम बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मान लो हमें फार्मर्स का सर्वे करना है, तो फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो सम क्लस्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जैसे 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, हमारा रैंडमली मान लो हमने 10 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, तो हम अब क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या हो गया, क्लस्टर की तरह हम ट्रीट करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट नहीं सेलेक्ट हुआ उसमें से हमें कुछ नहीं, उसको हम कुछ इंक्लूड नहीं करना है, वो हमारा टोटली एक्सक्लूड हो गया। हमारा जो 10 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया है, फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। अब डिस्ट्रिक्ट से भी तो हम डायरेक्टली हम फार्मर्स नहीं ले सकते। अब जो जो मेरा सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ ब्लॉक्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारा सेलेक्ट हुआ उसमें मान लो 20 ब्लॉक्स है, तो 20 के 20 नहीं, उसमें से हम फिर क्या करेंगे, कुछ मान लो हम 7 ब्लॉक्स सेलेक्ट किए हैं, फिर 7 ब्लॉक्स के अंदर हम क्या जाएंगे, उसके अंदर कितने विलेजेस है, कुछ विलेजेस सेलेक्ट करेंगे, फिर विलेजेस के अंदर क्या करेंगे, हम कुछ फार्मर्स सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेज पे हमारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो रहा है, सेकेंड स्टेज पे क्या हो रहा है, हमारा ब्लॉक सेलेक्ट हो रहा है, थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है, विलेजेस सेलेक्ट हो रहा है, विलेजेस से हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ स्टेज पे हमारा जिससे डेटा लेना है फार्मर्स, वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज क्लस्टर, सेकेंड स्टेज क्लस्टर, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो जैसे 2 स्टेज से अबव जैसे जाता है, सिंपल रहेगा तो क्लस्टर सैम्पलिंग 2 स्टेज में जा रहे हैं तो 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, जैसे 2 स्टेज से हम नेक्स्ट में जाते हैं 3 एंड अबव, तो हम इन जनरल उसे क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और इसमें एक और बेनिफिट क्या है कि अगर हम फर्स्ट स्टेज में जैसे हम कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, तो किए उसके बाद मान लो हमें कुछ, मान लो हमारा होमोजीनियस पॉपुलेशन हमें मिल गया, तो हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, एसआरएस में जा सकते हैं। या मान लो कुछ फर्स्ट में एसआरएस में क्या, उसके नेक्स्ट में हमारा क्या है, कुछ सिस्टमेटिक टाइप के सैम्पलिंग, मीन्स हम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी बेनिफिट है, इसलिए ये प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये हमारा सैम्पलिंग टेक्निक। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये टेबुलर मेथड, इसमें हम आपको ओवरऑल जो समरी है वो हम बताना चाहेंगे कि ये सारे डिफरेंट इसमें कि हमारे किस तरह का पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, क्या रिलैक्सेशन है, कैसे इसके रिमार्क्स है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ओवरऑल बताएं कि जब इसका हमारा क्या है, पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा तभी ये हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसका क्या है, कंक्लूजन वेरी गुड है, मीन्स इसके बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे हमारा वो रिलायबल रिजल्ट्स बोल सकते हैं। और इसकी कितनी कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होती है इसमें, चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये, क्योंकि हमारा जो भी छोटे जगह पे होता है हम ज़्यादा सैम्पल्स लेते हैं, ज़्यादा सैम्पल्स लेने में हमारा ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में भी क्या है, जब हमारा पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा और इट इज़ मोर इकोनॉमिकल दैन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है, बहुत छोटा नहीं, थोड़ा मीडियम साइज के पॉपुलेशन होता है तब हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जाते हैं। ये भी समवॉट एक्सपेंसिव होता है, तो एक्सपेंसिव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लस्टर, ये जब बहुत लार्ज होता है तब हम क्लस्टर सैम्पलिंग में जाते हैं और दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल। तो हमारा एज कम्पेयर टू इकोनॉमिकल, हम क्यों बोल रहे हैं, एज कम्पेयर टू द टारगेट पॉपुलेशन, बहुत बड़े पॉपुलेशन को भी कवर हम कम पैसों में कर लेते हैं। नेक्स्ट मल्टी स्टेज, ये क्या, जब वेरी वेरी लार्ज पॉपुलेशन होगा एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल, कि जैसे हमारा एज कम्पेयर टू टारगेट पॉपुलेशन हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत कम होता है। दिस इज द नेक्स्ट और द ओवरऑल समरी ऑफ ऑल द
सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट आते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। इसके जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, इसका मतलब क्या है? द सैम्पलिंग इज पर्पसिव व्हेन केसेस दैट आर सर्व स्पेसिफिकली पर्पस आर चूजन। इसके क्या है? इसके तो पहले ही मैंने बता दिया कि इसके 4 टाइप होते हैं: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग एंड एक और होता है कोटा सैम्पलिंग। फर्स्ट वन की हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसका क्या मतलब है? द सैम्पलिंग प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग द पीपल और यूनिट्स दैट आर मोर कन्वीनियंटली अवेलेबल। हम ये नहीं देखते इसमें इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पूरा पॉपुलेशन क्या है, क्या सैम्पलिंग फ्रेम, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एंड जैसे कि हमारे इसमें क्या होता है, कन्वीनियंट, हम कौन सी चीज़ हमारा सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है, जो हमारे सबसे नज़दीक है। अब जैसे हमें कोई फार्मर्स का सर्वे करना है, हम क्या वो करेंगे, दूर कहाँ जाए, ये सबौर से ही ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, सबौर से डेटा कलेक्ट करना हमारा कन्वीनियंस होगा। तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं कि टोटल भागलपुर में कितने अलग अलग ब्लॉक से, हम नाथनगर जाके नहीं ले रहे, सुल्तानगंज जाके नहीं ले रहे, भागलपुर के अंदर हमें देखना है। तो हमारा सबौर कन्वीनियंस है, तो हम बस सबौर सेलेक्ट कर लिए, कोई प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं। दिस इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज द कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द स्ट्रेटिफाइड वर्जन ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन को हम कुछ स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटा के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर बस यही डिफरेंस है, कोटा सैम्पलिंग में द पॉपुलेशन इज फर्स्ट सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनिट्स, और उसके बाद जो यूनिट्स है उसके अंदर जो हम कोई भी एसआरएस ना अप्लाई कर करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ सैम्पल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द कोटा सैम्पलिंग। पहले इसमें तो हम कर रहे हैं, जैसे मान लो हम सबौर में कोई सर्वे कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पूरे सबौर को क्या कर रहे हैं, कुछ अलग अलग जैसे स्मॉल फार्मर हो गए या कुछ ट्रेंड फार्मर हो गए, अनट्रेंड हो गए, इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरी में तो डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर क्या, ट्रेंड फार्मर्स के अंदर क्या है, जो हमें कन्वीनियंस के हिसाब से मिल जा रहा है। हम ये नहीं देख रहे टोटल कितने ट्रेंड फार्मर्स है, टोटल कितने अनट्रेंड, उससे हमें मतलब नहीं। जो हमें ट्रेंड फार्मर्स मिल गया उसको ले ले रहे, जो अनट्रेंड मिल गया वो हम ले ले रहे हैं। तो दिस इज द कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज द पर्पसिव सैम्पलिंग, और वी कैन से द जजमेंटल सैम्पलिंग। इसमें क्या है, सैम्पल्स इन विच द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट। मतलब क्या है, मुझे जो ठीक लग रहा है हम वो ले रहे हैं, ये मेरे जजमेंट। जैसे मान लो हम, मेरे हिसाब से सबौर में ये पर्सन को लेना चाहिए, मुझे लग रहा है कि नहीं, ये मेरे इसके लिए, मेरे स्टडी के लिए फिट है। हम, ये हो सकता है तुम किसी और को जज करो, तुम्हें लगे कि मेरे कोई दूसरा पर्सन फिट है तुम्हारे, जो इस स्टडी के लिए हम जो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल जजमेंट। तो इस तरह के सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग। इट इज टोटली बायस्ड सैम्पल, वी गेट टोटली बायस्ड सैम्पल। Next is the snowball sampling. This is also a non-probabilistic sampling. इसमें क्या है, हम एक सैम्पल्स जैसे सेलेक्ट किए, उसको हम बोले तुम 2 और सैंपल लेके आओ, उसको नेक्स्ट बोले तुम 2 और सैंपल लेके आओ, इस तरह से। द सैम्पल्स इन विच सिलेक्शन ऑफ एडिशनल रिस्पोंडेंट इन बेस्ड ऑन द रेफरल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। जैसे हमें कोई सर्वे करना है, हम एक रेस्पोंडेंट से भरवाएं, इसको बोले तुम और 2 रेस्पोंडेंट को लेके आ जाओ, वो 2 लेके आया, फिर उन दोनों को बोले तुम और 2 को लेकर के आ जाओ, या और 4 को लेके आ जाओ। ऐसे जब तक, मान लो हमें 100 सैम्पल्स लेना है, इस तरह से हम तब तक हम किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रेस्पोंडेंट को ही बोल रहे हैं तुम आगे 2 को ले आओ, चेन सिस्टम की तरह। तो इस तरह के सैम्पलिंग जो होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोबॉल। इसका नाम स्नोबॉल क्यों पड़ा, क्योंकि स्नोबॉल कैसे एक के ऊपर एक लेयर बनते, छोटा रहता है, उसके ऊपर एक स्नो का दूसरा लेयर चढ़ता है, नेक्स्ट फिर लेयर चढ़ता है, इस तरह से एक बड़ा स्नो का बॉल बन जाता है। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इसका नाम पड़ा स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि हम एक को ले रहे हैं, ये अपने ऊपर एक दूसरे
रेस्पोंडेंट्स का कवर चढ़ा रहा है, वो जो आ रहे हैं वो अपने ऊपर दूसरे रेस्पोंडेंट्स के कवर चढ़ा रहे हैं, इस तरह हमारे रेस्पोंडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब क्या है बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग? जैसे क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम नॉन प्रोबेबिलिस्टिक में बिल्कुल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल नहीं देखते कि हमारा सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल है कि नहीं है। और प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में ये एक्यूरेट और अप टू डेट होना चाहिए। नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरर क्या है? हमारा नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कोई प्रोबेबिलिटी ही इन्वॉल्व नहीं है, और इसमें क्या है, इट कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्या है? सैम्पल साइज। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक में इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, कितना मेरे लिए सही होगा, कितना हम ले सकते हैं, हम उतना लेंगे। और नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में, कि हमारा वो कुछ डिटरमिन्ड होता है, और इसका लेवल जनरलिटी इसका इलस्ट्रेटिव है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह से वही ये एरर्स के क्लास में अलग से डिटेल में आपको ले लूँगी। अब इसके क्या है एडवांटेजेस, क्या है इसका? टाइम सेव करता है, लेबर सेव करता है, रिजल्ट हमें कम कॉस्ट में मिल जाता है, ग्रेटर एक्यूरेसी रहता है, ग्रेटर स्कोप है, अडेप्टेबिलिटीज आता है, पॉपुलेशन लार्ज भी है तब भी हमें ये दिस मेथड कैन बी यूज। इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? इसके लिए हमें क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हमारा बायस्ड सैम्पल्स आ जाता है। और इसमें एक और ड्रॉबैक क्या है? समटाइम्स गिव द एक्सट्रीम वैल्यूज़, और जहाँ पर हम सैम्पलिंग की बात करेंगे वहाँ पर ऑब्वियसली एरर इन्वॉल्व ही होगा। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द सैम्पलिंग। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे ये एक एक सैम्पल अलग को लेकर करके हम उसके डिटेल में बात करेंगे, और इसको और आपको अच्छे से उसके जो डेरिवेशंस वगैरह हैं वो सब आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्लास इसमें हम एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।